समझते हैं क्वेश्चन 5। इसमें देखो कहा गया है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। तो सबसे पहले हम ये आकृति बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम होता है जो हमें दे दिया गया है उसको लिखना। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें DE समांतर दिया है AC के, नहीं OQ के, और हमें DF समांतर दिया है OR के, और हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR के है। तो चलिए करते हैं सिद्ध। प्रूफ देखिए इसका। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो इस चित्र में कि EF कहाँ है। EF ये वाली लाइन है और QR कहाँ है, QR ये वाली लाइन है। आपको EF को QR के समांतर सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय का जो फर्स्ट पार्ट है, जो 6.1 थ्योरम है, वो प्रूव करानी होगी। और 6.1 थ्योरम कहती है PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR अगर हो जाए तभी हम कहेंगे कि EF समांतर है QR के। ठीक है, रेसिप्रोकल्स, ठीक है, रेसिप्रोकल्स थ्योरम लगेगा इसमें किसका, थेल्स थ्योरम का। तो देखो फिर कैसे होगा। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो DE समांतर OQ है हमारे पास। अब हम ढूंढेंगे DE कहाँ है, DE ये है, OQ कहाँ है, OQ ये है। तो हमें जिस त्रिभुज के बारे में यहाँ कहा गया है वो त्रिभुज POQ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POQ में थेल्स प्रमेय से तो यहाँ हमने थेल्स प्रमेय लगाया तो हम लिख सकते हैं PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। समीकरण 1 यहाँ से बन गई। अब जो हमें DF समांतर OR दिया है इसका यूज करेंगे। अब DF समांतर OR, चित्र में DF ढूंढेंगे, ये रही DF, OR ढूंढेंगे, ये रहा OR। तो DF और OR किस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, त्रिभुज POR के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से अब इस प्रमेय से क्या होगा, हम लिखेंगे कि जितना PF अपॉन FR है उतना ही PD अपॉन DO होगा। ये समीकरण 2 हो गई। अगर हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इनके RHS इक्वल हो गए हैं। तो LHS इक्वल लिखे जा सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से RHS इक्वल है तो LHS इक्वल लिख दीजिए। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और अगर ऐसा हमने सिद्ध कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज PQR में ये जो भुजा, ये जो रेखा EF है, ये भुजा QR के समांतर हो जाएगी। इसलिए त्रिभुज PQR में प्रतिलोम थेल्स प्रमेय से
हम लिख सकते हैं EF समांतर QR, और इसमें हमें यही सिद्ध करना था कि EF समांतर है QR के। तो हम इसे आंसर लिख सकते हैं, या प्रूव्ड लिख सकते हैं, या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है आकृति 6.21 में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदुओं A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR होगा। तो सबसे पहले हम इसका चित्र खींचेंगे और जो जो कुछ दिया हुआ है उस सब को नोट करेंगे। देखिए, AB समांतर PQ, AB ये है, PQ ये है। AC समांतर PR, AC ये है, PR ये है। और आपको सिद्ध करना होगा BC समांतर QR, BC ये है, QR ये है। देखो BC और QR, अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो ये त्रिभुज OQR के ऊपर काम कर रही हैं। ये QR इसकी भुजा है और BC इसकी भुजाओं को इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पर ये सिद्ध कर दें कि OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR, तो हम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू QR। तो अब हम इस BC के द्वारा इन भुजाओं OQ और OR को समानुपात में सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हम जो हमें दिया हुआ है वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए प्रूफ, चूँकि हमें दिया हुआ है AB समांतर PQ। अब हम चित्र में चलेंगे, AB देखेंगे, PQ देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसके लिए हम कौन सा त्रिभुज लें जिसमें हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो त्रिभुज लेंगे POQ। त्रिभुज POQ में थेल्स प्रमेय से और हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब हम जो हमें सेकंड नंबर पर दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। तथा AC समांतर PR के है, इसलिए अब हम वो त्रिभुज ढूंढेंगे जिसमें AC और PR एग्जिस्ट करते हैं। तो PR ये रहा, AC ये रहा, किस त्रिभुज में एग्जिस्ट कर रहे हैं? POR में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से तो यहाँ हम लिख सकते हैं OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखेंगे OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो देखो चित्र में हमने OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR सिद्ध कर दिया है। इसलिए हम त्रिभुज OQR के लिए कह सकते हैं कि BC समांतर QR है। इसलिए त्रिभुज OQR में BC समांतर हो जाएगी QR के, और हमें यही इसमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो ऐसे शायद समझ ना आए, लेकिन जब मैं आपको चित्र खींचकर दिखाऊंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है। ये एक त्रिभुज खींच लिया हमने, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम रख दिया ABC, रख दिया इसका नाम। अब ये जो एक भुजा AB है, इसका कोई मध्य बिंदु D है। लीजिए मैंने यहाँ मध्य बिंदु D लिख दिया। अब इस D से मैं एक रेखा खींचूंगा, इस तीसरी भुजा BC के समांतर खींचूंगा। तो ये रेखा खींच दी मैंने इस प्रकार से। इस रेखा का नाम रख दिया मैंने DE। तो ये कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि AC को भी इसने समद्विभाजित किया, मतलब जितना AE है उतना ही EC सिद्ध करना है आपको। और यहाँ पर आपको प्रयोग करना है थेल्स प्रमेय का। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 7 का। सबसे पहले हमें त्रिभुज नहीं दिया था, हमने ये खुद बनाया है। हमें यहाँ ABCD किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था, हमने ये खुद अपनी तरफ से लिखा है। और जो हम अपनी तरफ से लिखेंगे उसको यहाँ लिख कर बताएंगे। माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा, इस भुजा का नाम AB के मध्य बिंदु D से होकर जाने वाली तथा BC के समांतर एक रेखा DE है। और हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है जितना AE है उतना ही EC है। पहले आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, DE AC को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जितना AE है उतना ही EC है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ। सबसे पहले ये बात लिखो, चूँकि DAB का मध्य बिंदु है, चूँकि DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना AD होगा उतना ही DB होगा। AD बराबर DB होगा। ये हम समीकरण 1 इसका नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा आगे चलकर। अब चूँकि हमने ये भी कहा है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, इसलिए हम इस त्रिभुज ABC में थेल्स थ्योरम का यूज कर देंगे। त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। और देखो थेल्स प्रमेय क्या करेगा, इसको AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिखने को कहेगा। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, उसमें AD कितना है, जितना DB है, मतलब हम AD को हटाकर DB रख सकते हैं, या फिर
डी बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ हम सामने लिख देंगे कि हमने यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग किया है। अब dB से dB तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। या फिर हम इस ई सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए ई इक्वल्स टू ई सी आ जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लिख कर आए थे ऊपर कि ये हमें सिद्ध करना है। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गई बात। देखो अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ जो थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है उसे सिद्ध करना है आपको। देखो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज होना चाहिए, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब जैसा कि इसने हमें कहा है कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो हम इसके मध्य बिंदु लगा लेते हैं। यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, इसको हम डी कहेंगे, इस मध्य बिंदु को हम ई कहेंगे। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली एक रेखा, इनको मिला दीजिए। ये जो रेखा है इसके समांतर हमें अब की बार सिद्ध करनी है। इससे पिछले क्वेश्चन में ये समांतर लेकर चले थे हम, यहाँ समांतर सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है, डी और ई, डी व ई है। ठीक है, अब सिद्ध करना है बताइए क्या सिद्ध करना है आपको। ये जो रेखा डी ई है ये समांतर है बी सी के। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। प्रूफ देखो, चूंकि हमें ये कहा गया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब जितना ए से डी तक डिस्टेंस है उतना ही डी से बी तक होगी। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट जितना ए डी उतना ही डी बी। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको 1 गुणा डी बी लिख दिया, 1 गुणा डी बी भी डी बी ही होता है। लेकिन अब अगर इस डी बी को मैं लेफ़्ट हैंड साइड में लाना चाहूँ तो ये डी बी भाग करेगा ए डी को। तो मैं यहाँ लिखूँगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1 और इसको हम समीकरण 1 कहकर अभी यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम फिर से लिखेंगे, चूँकि ये जो ई है ये ए सी का मध्य बिंदु कहा गया है, ई कोमा ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, इम्प्लाइज दैट ए ई बराबर
EC। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AE बराबर 1 गुणा EC। या फिर अगर मैं इस EC को लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहूँ तो ये AE को भाग देगा, तो AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या इनके RHS इक्वल नहीं है? बिल्कुल है, तो हम LHS को इक्वल रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, और अगर ऐसा सिद्ध हो गया तो इस त्रिभुज को देखो ज़रा, इस त्रिभुज में हमने सिद्ध कर दिया AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। इसका मतलब तो यहाँ थेल्स थ्योरम यूज करी जा सकती है। और जो 6.2 थ्योरम है थेल्स की, वो बताती है कि अगर कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर दे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट त्रिभुज ABC में जो DE भुजा है वो समांतर हो गई BC के, और यही इसमें हमें सिद्ध करना था कि DE समांतर BC है। तो ये भी हो चुका प्रूव्ड। चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें कहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO है। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आप जानते हो समलंब कैसा होता है? समलंब एक ऐसी आकृति होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो यहाँ मैं एक समलंब खींचता हूँ तो समलंब इस प्रकार का खींचा जाएगा। देखो, इसमें दो भुजाएं समांतर हो गई और दो भुजाएं असमांतर हो गई, लेकिन इसने समांतर भुजाएं हमें लिख कर दी हैं AB और DC। तो हमें यहाँ से शुरुआत कर देनी है ABCD। तो AB और DC दोनों समांतर हो गई। ठीक है, अब हम इसके विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण इसके होंगे BD और AC, और विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो होगा O। अब यहाँ एक समलंब बनकर तैयार है। हमें इस समलंब में दिया हुआ है वो उसको लिख देते हैं। पहले हमें दिया है AB समांतर DC, और जो हमें सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। देखिए, अब इसमें हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। रचना हम क्या करेंगे, AB के समांतर या फिर DC के समांतर एक लाइन खींच लेंगे O से जाती हुई। तो यहाँ इस प्रकार की एक लाइन खींच देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ E, OE। तो हम लिखेंगे OE समांतर AB खींची। तब क्या होगा, तब देखो AB और DC समांतर हैं आपस में। हमने ये OE AB के समांतर खींची है, तो ये OE DC के भी तो समांतर होगी, क्योंकि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो हम लिख देंगे OE समांतर DC भी होगी। अब जो हमें चाहिए, जिसका हमें प्रूव करना है, उसके लिए कदम बढ़ाते हैं आगे। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ AO और BO आया है। AO और BO किस में आया है?
AO और BO के लिए हम एक त्रिभुज ले लेंगे ABD। पहले हम एक त्रिभुज ले रहे हैं ABD, ठीक है। तो चित्र से त्रिभुज ABD में चूंकि OE समांतर AB है, इसलिए थेल्स प्रमेय से अब देखो थेल्स प्रमेय यूज करने वाले हैं। थेल्स प्रमेय कहेगा अगर ये इसके समांतर है तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल होगा AE अपॉन ED इक्वल होगा BO अपॉन DO के, BO अपॉन DO के। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये OE समांतर DC है और त्रिभुज लेंगे ADC। अब पुनः त्रिभुज ADC में चूंकि ये जो OE रेखा है ये समांतर DC के दी हुई है, डी क्या हमने उसको कंस्ट्रक्शन किया है यानी रचना की है उसकी, तो ये DC के या CD के समांतर है, तब थेल्स प्रमेय का यूज कीजिए यहाँ भी। थेल्स प्रमेय से अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा देखो, हम कह सकते हैं AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, आपको क्या समानता नज़र आई? आपको नज़र आया LHS इक्वल है। तो समीकरण 1 और 2 से RHS को इक्वल रख देंगे, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO रख देंगे। लेकिन हमें जो सिद्ध करना था उसमें AO के नीचे कौन है? BO है, और CO के नीचे कौन है? DO है। तो हम यहाँ पर CO और BO को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यह AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। समझ आया ना ये किस प्रकार से कर दिया हमने? अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ AO अपॉन 1 गुणा CO 1 गुणा BO बटे DO, तो अगर मैं इसको BO जो गुणा में है इसको मैं इस साइड में लाऊं तो ये भाग करेगा इसको आकर, और जो ये 1 गुणा में CO दिख रहा है अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये ऊपर जाएगा अंश में। तो इस तरह से हमने इनको इंटरचेंज कर दिया आपस में, और जो हमें चाहिए था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलम है। देखो यहाँ चित्र में हमें बनाना तो समलम ही है, क्योंकि समलम सिद्ध करना है, लेकिन उसे समलम लेकर नहीं चलना, पहले उसे मानकर चलना है हमें कि वो एक चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक समलम बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस समलम का नाम ABCD रख लेते हैं, लेकिन इसको कहेंगे चतुर्भुज। इसके विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका नाम O रख देते हैं। अब हम लिखेंगे दिया है से, हमें क्या क्या दिया है? एक चतुर्भुज ABCD
जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा साथ ही साथ हमें दिया हुआ है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, इसका यूज हम आगे करेंगे। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। देखो, कोई चतुर्भुज समलंब कब होता है? जब उसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हों। तो अगर हमें इस चतुर्भुज ABCD को समलंब सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना होगा कि AB समांतर है CD के, और यहाँ भी हमें रचना का सहारा लेना पड़ेगा। हम रचना करते हैं, एक रेखा खींचते हैं OE। OE समांतर किसी एक भुजा के समांतर खींच लो, मैं AB के समांतर खींच देता हूँ। OE समांतर AB खींची। तब आपको यहाँ सिद्ध करना है एक्चुअल में कि ये OE इस DC के भी समांतर है। ठीक है, तभी तो हम कह पाएंगे कि AB समांतर CD है। तो अब हमारा टारगेट रहेगा इस OE को इस DC के समांतर सिद्ध करना। ठीक है, अब चूंकि हम इस त्रिभुज ABD के लिए ये कह चुके हैं कि ये OE रेखा इस AB के समांतर है, तो हम इस त्रिभुज ABD को लेकर हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे यहाँ और लिख देंगे AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन DO। तो देखिए प्रूफ चित्र से, त्रिभुज ABD में चूंकि हमने इस OE रेखा को समांतर AB माना है, ये हमने माना है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन DE, AE अपॉन DE बराबर है BO अपॉन DO के, BO अपॉन DO के। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को लिखो नीचे पहले, समीकरण 1 से चूंकि हमारे पास है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं, लिख दूं अथवा AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO, और इसको मान लूँ समीकरण 3। तो अब क्या कर सकते हैं हम समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे, हम पाएंगे इनका RHS इक्वल है, तो LHS को इक्वल रख देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से लिखो इनके LHS को इक्वल, हम लिख सकते हैं AE अपॉन DE, AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। अब ज़रा चित्र में चलो, और ये जो हमने यहाँ लास्ट वाली लाइन लिख दी है, इसको ज़रा देख कर आओ वहाँ पर ये किस स्थिति में है। देखो AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब पहले हम चले थे इस वाले त्रिभुज से, लेकिन क्या अब आपको नहीं लगता कि हम इस वाले त्रिभुज में पहुंच गए हैं? देखो AE अपॉन DE इक्वल्स टू
AO अपॉन CO, मतलब हम इस त्रिभुज से चले थे और अब इसमें पहुंच चुके हैं और इस त्रिभुज के लिए हमने थेल्स थ्योरम प्रूव कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि EO समांतर है CD के। अब त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से, और ये व्युत्क्रम थेल्स प्रमेय लगेगा यहाँ, तो हम कह सकते हैं EO लिया था या OE लिया था हमने पहले, यहाँ देख सकते हैं OE समांतर है इस CD के। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आपका टारगेट अब ये है कि आपको OE को CD के समांतर सिद्ध करना है, तभी आप कह सकते हो AB और CD समांतर है, और तभी आप कह सकते हो ABCD एक समलंब है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो अब हम लिखेंगे चूँकि OE समांतर है AB के व OE समांतर है CD के, तो यहाँ से ये कॉमन एलिमेंट अगर हटा दें तो हम लिख सकते हैं AB समांतर CD के है, और अगर ऐसा है तो इम्प्लाइज दैट चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। और इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि ABCD एक समलंब है। तो हो चुका है ये इस क्वेश्चन के लिए प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ में?